बैठने का कष्ट करें। उठाओ ना, फिर आप उठाओ। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री रणबीर गंगवा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, मदन चौहान जी, देवेंद्र पंचाल जी, रमेश्वर जी पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों से। श्रीमती निर्मल बैरागी जी, जय सिंह पाल जी, यशपाल ठाकुर जी, शीशपाल कंबोज जी, श्यामलाल जांगड़ा जी, रमेश जी बोहर शॉल पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और बहन सुमन जी को भी जो है, निर्मल बैरागी जी हमारी बहन जो है, उनको शॉल देकर उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बैठिए बहन जी, बैठिए, बैठो बैठो, आराम से बैठो। कौन करता हूँ। श्री मदन चौहान जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी को भी स्वागत शाल के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। फटाफट करो जल्दी। मदन चौहान जी और जवाहर सैनी जी से मेरा निवेदन है कि रामचंद्र जांगड़ा जी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले श्री जवाहर सैनी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आएं और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री जवाहर सैनी जी आएं और अपने विचार रखें। जवाहर सैनी जी। नायब सैनी जी जिंदाबाद। आज अपने बीच में पूरे ओबीसी समाज के साथ जिन्होंने बैठ करके अपनी बात करने के लिए अपने को आमंत्रित किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे दिलों में राज करने वाले हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनके साथ में ओबीसी समाज के वरिष्ठ नेता श्री रणबीर गंगवा जी, जो ओबीसी की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे,
लोग राज्यसभा में अपनी बात रखते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ओबीसी के बीच में जाकर के अपनी बात रखने वाली हमारी बहन सुमन सैनी जी और सम्मानित मंच और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए ओबीसी के 32 समाज के प्रमुख नेतागण, आज आपका सबका सीएम हाउस में स्वागत है, आपका आभार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है तब से ओबीसी समाज में एक विशेष लहर है, एक विशेष प्यार उनके लिए जागता है। उनके मन में भी ओबीसी के लिए एक अलग जगह है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार अपने पूरे परिवार से मिलना चाहता हूं, कोई दिन तय करें। तो कई दिनों से इस पर काम चल रहा था और आज का दिन वो तय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास ओबीसी समाज की ऐसी सेना है जो किसी भी ताकतवर से ताकतवर आदमी के साथ, किसी भी बड़े से बड़े संगठन के साथ आपके एक इशारे पर लड़ सकती है, जा सकती है। हमारे पास आपके साथ आपके हनुमान के रूप में रणवीर गंगवा जी जिस प्रकार ओबीसी समाज में जाकर के लगातार काम कर रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी जिस प्रकार से हनुमान का रोल, उसकी जिम्मेवारी लेकर के आपकी बात को लेकर के ओबीसी समाज में जा रही है। और मैं कहूंगा कि सीता माता के रूप में हमें सुमन सैनी मिली है, जो हमेशा हमारे बीच में जाकर के जिले जिले में जाकर के काम करती है। और इन सैनी जब नारा कार्यक्रम करेंगे, आज ये उसकी शुरुआत का स्टेट का पहला कार्यक्रम है। आप हाथ उठा करके बताएं ईमान से, दिल से, कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जब से बने हैं अपने समाज में इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? प्रशासन में अपना टोरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? लोग हमें सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? और ये सब हुआ है जब हमने दुष्टों से राज छीन करके हमने खुद अपना राज बनाया है और नायब सैनी जी को उसका मुखिया बनाया, जो 18 से 20 घंटे अपने लिए जाग करके काम कर रहा है। अब इसमें से कितने आदमी हैं जो अगले 25 साल तक इसी राज को देखना चाहते हैं? ऐसे कैसे ताड़ियां भी। अब क्योंकि वक्ता ज्यादा है, नेता बड़े भी बैठे हैं, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं यमुनानगर के पूर्व मेयर श्री मदन चौहान जी से कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। श्री मदन चौहान जी। भारती जी ने 2 मिनट हमारे फिक्स कर दिया, पर हम तो मंच पे बोलेंगे अपने को ले। भारत माता की, भारत माता की। इस संत कबीर कुटीर पे हमारे जब से मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी बने और ओथ ली, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी आज तक किसी समाज का हुआ नहीं। मैं हरियाणा के समस्त ओबीसी समाज को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, राज्यसभा में सांसद, ओबीसी के वरिष्ठ नेता
आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी, आदरणीय जवाहर सैनी जी, जिन्होंने ये इस मुहिम को छेड़ने का काम, हजारों की तादाद में। मेरी और जवाहर जी की जब बात हुई कि संख्या कितनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है, और आज मुख्यमंत्री आवास का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप तो रोज यहाँ कार्यक्रम होते हैं, इससे बड़ा कार्यक्रम मैंने तो देखा नहीं पिछले 11 साल में। और भाइयों और बहनों, जब चुनाव चल रहा था ना, और आदरणीय नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो थोड़ी स्थिति डावाडोल सी थी। लेकिन मुख्यमंत्री ओथ लेते ही, जो ओबीसी समाज है ना, सरकारी आंकड़े में तो 27% है हम, पर मुख्यमंत्री जी हम 42% है। जब 42% लोगों ने ये सोच लिया कि मुख्यमंत्री है जो उड्डा, जो जलेबी जलूबी की बात करता था ना, उनके ट्रक से आ रहे थे, भाई हमने तो किसको मुख्यमंत्री बनाना, नायब जी को बनाना है, नायब जी को बनाना है। उनके लठ चल रहे थे, लठ वालों के, और हमारे वालों का प्यार चल रहा था। उसी से निकल करके जब हम जाने लगे बाजार में, लोगों के बीच में जाने लगे, वातावरण था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बनेंगे। मेरा इस मंच के माध्यम से इस हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से निवेदन है, और आपके निवास पर ही निवेदन है। आपने 8% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ए का किया, 5% बी का किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भी अधूरा आरक्षण है, इसको भी आप ही कर सकते हैं, आप ही करेंगे। और मित्रों, हमारा एक कार्यक्रम पंचकुला था, मैंने मंच के माध्यम से बात करी थी, लेकिन आपके नारे यूपी तक जाने चाहिए। कहीं सोचो यहीं तक रह जाए। भाई क्लास 1 क्लास 2 के अंदर 27% आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? और पूरा कौन कर सकता है? पूरा कौन कर सकता है? हमें अधूरा आरक्षण पूरा चाहिएगा नहीं चाहिए? और हम राजा के घर आकर के राजा से डिमांड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और आज तो राजा के साथ ममतामयी सीता माता भी है, हमारे बड़े नेता भी हैं। भाई आज तो वो ममता के जो थोड़ी सी फुहार है सावन की, वो इस ओबीसी समाज, कहने को तो 27% है, लेकिन हम 42% लोग हैं हरियाणा के अंदर। हम 42% लोग हैं। मेरा हरियाणा की जो 42% ओबीसी समाज है, इस जनता जनार्दन की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये समाज आपके दर पे आज मांगने के लिए आया है, और आप यहां घोषणा कर दो जी जी करके सारे के सारे तीजों का त्योहार भी मना लेंगे, रखड़ी भी मना लेंगे, और ये खूब बरसात हो जाएगी। बहुत बहुत आभार। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं बहन श्रीमती सुमन सैनी जी से कि वो आए, वो भी अपने विचार रखें। बहन सुमन सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की।
हमारे पूर्व में मेयर मदन चौहान जी, जिनसे भाई जवाहर सैनी जी, भाई सबको देख लिया मैंने, अब चुप हो जाओ थोड़ी सी देर। और मंच हसीन, आज संत कबीर कुटीर के अंदर सभी मेरे ओबीसी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तब मेरे को अपने ओबीसी भाइयों बहनों के पास जाने का मौका मिला और जब मैं जाती थी तो एक ही बात कहती थी भी भाई एक टांग पे तुम खड़े रहना, और आप सब ने मेरी बात का मान रखा, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ। और आप लोगों ने आज मेरे को जिम्मेवारी भी दी है, तो इस जिम्मेवारी के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी भी जो भी मेरे भाई बहनों की मांग है इसको पूरा किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और ये आपका घर है, इसलिए तो आप सबसे निवेदन करती हूं मैं कि आपका घर है ये मुख्यमंत्री जी का निवास तो है, पर ये आप लोगों का घर है, ये बात आप याद रखना। आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के हमारे माननीय सदस्य श्री रामचंद्र जांगड़ा जी से सांसद हैं राज्यसभा के, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आए, जो आपके समाज से हैं, अपनी बात रखें। श्री जांगड़ा जी। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी समाज के दिलों की धड़कन, वैसे तो सारे हरियाणा के ही दिलों की धड़कन है, लेकिन हमारा तो दिल इनके साथ धड़कता है। ऐसे लोकप्रिय, हंसमुख, मिलनसार, जनता के दुख और दर्द को समझने वाले हमारे नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ में हमारी बहन सुमन सैनी जी, हरियाणा मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, पूर्व में ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे भाई मदन चौहान, भाई रामेश्वर चौहान, ओबीसी कमीशन में मेंबर रहे श्यामलाल जांगड़ा जी, हमारे रमेश बहोर जी जो अभी पार्षद बने हैं, सतवीर वर्मा जी मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं, भाई जवाहर सैनी जी, और मेरे बहुत ही परम मित्र जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्री भारती जी, और सारे दूसरे भी सभी साथीगण। मुख्यमंत्री जी, आप जहां भी हरियाणा प्रदेश में जाओगे ये पिछड़ों का महाकुंभ आपको दिखाई देगा। पिछले दिनों भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के ऊपर महाकुंभ के दर्शन आपने किए। उससे पहले कबीर जयंती के ऊपर यही नज़ारा आपने सरसा के अंदर देखा। उससे पहले जोगी समाज की इतनी बड़ी रैली हुई और 17 सितंबर को विश्वकर्मा महाकुंभ रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। आप जहां जाओगे वहीं पर महाकुंभ होगा और इसके पीछे एक कारण है। जो कभी आजादी से पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने संकल्प लिया था कि मैं वो देखना चाहता हूं दिन
जिस दिन कोई ओबीसी समाज का इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिस दिन ओबीसी समाज का इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जिस दिन देश के सबसे उच्च मंच के ऊपर आएगा, उसी दिन हमारा अंत्योदय का सपना साकार होगा। मैं बहुत ही छोटी उम्र से पिछड़ों के आंदोलन के साथ जुड़ गया था। सरदेव कर्पूरी जी ठाकुर के साथ मेरी 1975 में भेंट हुई थी। उनके सानिध्य में रहकर पूरे देश में जाने का मौका मिला। वो सोशलिस्ट नेता थे। अभी मदन चौहान जी कह रहे थे 42%। उन दिनों में लोहिया जी ने नारा लगाया था, पूरे देश का सर्वेक्षण करके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जिसके अंदर रवि राय थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, लोहिया जी थे, चंद्रजीत यादव थे, रामनरेश कुशवाहा जी थे। काफी बड़े बड़े ओबीसी के लीडर थे पूरे देश से। और उन दिनों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जब पूरे देश का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने नारा लगाया था कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। ये 42 नहीं है, ये 60 है। और अगली बात सुन लो, और अगली बात सुन लो भाई, कौन दिमान जांगड़ा सुथार ऐसा है जो चढ़ाई पर भी जाता हो तो जिसके साथ 3 मजदूर काम ना करते हो? किस सैनिक की वर्कशॉप, किस लोहार की वर्कशॉप ऐसी है जो काम करता हो उसके साथ 10 आदमी और काम ना करते हो? एक के सारे आर्टिजन लोग हैं, सारे के सारे मेहनत कश लोग हैं। कोई खराद की मशीन चलाता है, कोई आरा की मशीन चलाता है, कोई फर्नीचर की काम करता है, कोई कपड़ा बुनाई का काम करता है। कौन दर्जी ऐसा है जिसके साथ 10 टेलर और ना बैठे हुए हो? इसलिए मदन चौहान 42 ने भी भूल जा और 60 ने भी भूल जा, हम 80% किसी ने आने को नहीं देवा गया। और हम जब साथ खड़े हो गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल की बात ही छोड़ दो, जब तक ये दुनिया रहेगी पिछड़ों का राज रहेगा। क्यों? ताकत हमारी है, वोट हमारी है। ये तो कांग्रेस ने एक बुलेखे का चश्मा लगा रखा था, इनको सब्सिडी का जीवन दे दिया। आजादी के बाद इनके उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बनी। क्योंकि मैं 1980 में जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और इंदिरा गांधी संयोग से दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी, उस समय कर्पूरी जी ने आंदोलन चलाया था, उनके साथ पूरे देश में हम गए थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए। उस समय हमारी आंखें खुली थी कि कांग्रेस ने इनको बंधुआ बना रखा था। तुम्हें 2 रुपये किलो चावल दे देंगे, 3 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे, 15 रुपये किलो दाल दे देंगे, कन्यादान की राशि दे देंगे, लड़की जाएगी स्कूल में उसको अलग से स्टाइफंड दे देंगे, बच्चा जाएगा उसको बस्ता दे देंगे। लेकिन ये कांग्रेस ने नहीं कहा 100 में से 80 तुम्हें राज भी दे देंगे, यानी राज खुद करेंगे और वोट ओबीसी देगा। लेकिन अब पूरे देश का ओबीसी जागृत है, वोट हम देंगे तो राज भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और जिस दिन से हमारे नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अभी जवाहर सैनी जी हाथ उठवा रहे थे, पिछड़ों में विशेष जागृति है, साहस है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं, अभी कुछ लोगों की आदत खराब है, वो भी सुधर जाएगी। कुछ रिटायर हो जाएंगे, कुछ जेल में चले जाएंगे, कुछ अपने आप हो जाएंगे ठीक है लोगों की आदत। अभी मैं गंगवा जी को बता रहा था, कल कुम्हार समाज के लोग सोनीपत में एक गांव है फरवाना माजरा, मेरे पास आए। वहां बर्तन बहुत अच्छे बनाते, मैं कई बार उनके घर जाता रहा। मैंने कभी काम धंधा ठीक चल रहा है? बोला जांगड़ा जी कहां ठीक चल रहा है, हमारे जितने आवे थे सरपंच ने उनको साफ करके जेसीबी से वहां पर तो तालाब बनवा दिया।
अब कहां हम मिट्टी के बर्तन पकाएं। इस तरह की घटनाएं आज भी होती हैं, लेकिन हमें यह है, कॉन्फिडेंस है कि हमारे मुख्यमंत्री ऊपर बैठे हैं तो कोई अन्याय करेगा नहीं, और करेगा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा, और धीरे धीरे वो लोग भी सुधर जाएंगे। मैं एक बात तो सलाह ये देता हूं मुख्यमंत्री जी, मंच के माध्यम से, ये महाकुंभ पूरे हरियाणा प्रदेश का बैठा है। जैसे महिला आयोग के पास अधिकार है, जैसे एससी आयोग के पास अधिकार है, ओबीसी आयोग में भी और एक्स्ट्रा मेंबर बना के उसको भी ये अधिकार दे दो, अगर कोई पंच सरपंच जुल्म करे तो उसको गिरफ्तार करने की पावर हो। कोई गांव में किसी के ऊपर कोई जाति हो, गरीब आदमी के ऊपर, तो ओबीसी कमीशन को इतनी पावर हो, वैसे तो आप बैठे हो पावरफुल, लेकिन आप तक सारी दुनिया नहीं भी पहुंच सकती, तो ओबीसी कमीशन वहां पर जाके संज्ञान ले ले और उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात जो भी मदन चौहान जी कह रहे थे, और बहन जी ने जब मोहर लगा दी तो हमें कोई इसमें कोई संकोच रहा ही नहीं। ये 16-11 का अनुपात क्लास 1 और 2 में भी कर दो। जिस दिन क्लास 1 अफसर हमारे पिछड़ों के बन जाएंगे, आधा भय तो अपने आप मिट जाएगा। क्यों? क्लास 1 अफसर ही हैं जो जाति करते हैं, उनके पास ही कलम की ताकत होती है, और जब ये ताकत पिछड़ों के अफसरों के पास आ जाएगी तो फिर आधी तो आपकी भी समस्या मिट जाएगी, हमारी भी समस्या मिट जाएगी। सारा दिन मेरे पास कोई ना कोई डेपुटेशन आया रहता है, हमारे आवे साफ कर दिए, हमारे घर डुबा दिए, हमारी गली पे कब्जा कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, ये बात कई बार समस्या आई। जरवाई गांव अपने भिवानी में 15 साल एक जांगड़ा मुख्य देश पर उसका गांव का सरपंच रहा, लेकिन जब सरपंची में आपस में होगी तो दूसरा सरपंच जीत गया तो उसने मुकदमा डाल दिया कि तो पंचायत की जमीन पर बैठा है, कब्जा किए बैठा है। पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था थी, जिस गांव में खाती नहीं होता था खाती लाके बसा दिया, पंचायत की जमीन दे दी। कुम्हार नहीं होता था, कुम्हार लाके बसा दिया, पंचायत की जमीन दे दी। लोहार नहीं होता था, लोहार लाके बसा दिया, उसको पंचायत की जमीन दे दी। वो लोग काबिजदारी नहीं है, वो कब्जादारी भी नहीं है, वो तो गांव में बसाए हुए लोग हैं। उनको अगर कोई उजाड़ता है, अभी लोहारू के अंदर एक घटना हुई है, 200 साल पहले लोग लाके बसा लिए राजस्थान से, और वहां पर रोड निकल गया, और जब जमीन की कीमत बढ़ गई तो उसकी दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि दुकान करोड़ों की होगी। ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये आपके हमें ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, आपके बैठे हमें चिंता भी नहीं है, लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि इस किस्म की घटना ना हो, ओबीसी कमीशन को इतना ताकतवर बना दो। मैं बहुत ज्यादा लंबा विषय ना कहते हुए, आज मुख्यमंत्री हमारे हैं, और भाई एक बात याद रखो, सबके काम एक आध बार नहीं भी होया करते। ये 1977-78 की बात है, या 79 के होंगे, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए, 79-80 की बात है। तो रोहतक में आए थे, तो एक हेलीकॉप्टर पहले उतर गया, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, दूसरा ऊपर इतना चक्कर लगाता रहा, तो एक चौधरी साहब खिंड का तार के हरियाणा नू घुमाने लग गया। मैं बोला भाई तने जाना है? बोला मैंने तो यो है बहुत संतोष है, जाट हवा में घूमने लग रहा। तो हमने तो यो है बहुत संतोष है कि नायब सिंह सैनी हवा में घूमने लग रहा। हमारे हाथ में कलम आ रही है, कलम हमारे हाथ में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम 1 साल बाद हो जाएंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का यकीन है, ये पिछड़ों का पूरा शपथ है, आपको हिलने नहीं देंगे। आप जब तक रहना चाहोगे तब तक रखेंगे। आप न्यू कह दोगे ना भाई बहुत हो लिया, मैंने अब छोड़ दो, मैं बूढ़ा हो लिया, फिर बेशक बकस दे, नहीं तो आपको मुख्यमंत्री रखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा से प्रार्थना रखते हुए कि आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ आपका जीवन रहे, और इन ओबीसी समाज को जो वर्षों से जो एक सपना लेके बैठे थे महात्मा ज्योतिबा फूले का, दीनदयाल उपाध्याय का, उस सपना आपके माध्यम से जो साकार हुआ है, वो इसी तरह सपना लंबा चले और वो सार्थक हो और इनको अधिकार मिले, और आप लंबा जीवन जीते हुए इन सब की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में
श्री सतबीर जांगड़ा जी गांव भाना के रहने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। इन्होंने 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हल्का पूंडरी से चुनाव लड़ा था। तो माननीय मंत्री जी रणबीर गंगवा जी उनको आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन है, इनका हार्दिक स्वागत है। अब मैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आएं और अपने विचार रखें। माननीय श्री गंगवा जी। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पिछड़ों के, वंचितों के, दलितों के मसीहा आदरणीय नायब सैनी जी, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए उसके सफलता के पीछे यूँ कहते हैं कि औरत का हाथ जरूर होता है। और ऐसी हमारे बीच में हमारी बहन जिन्होंने नायब सैनी जी को सफलता दिलवाने में अपना योगदान देने का काम किया, आदरणीय श्रीमती सुमन सैनी जी, मंचासीन जो भी आपके बीच में बोल करके गए, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे यमुनानगर के पूर्व मेयर आदरणीय श्री मदन चौहान जी, आज के इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर आदरणीय जवाहर सैनी जी, आदरणीय सतबीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, श्री देवेंद्र पांचाल जी, श्री जयसिंह पाल जी, यशपाल सेन जी, बहन निर्मला बैरागी जी, आदरणीय श्यामलाल जांगड़ा जी, पूर्व विधायक रानिया आदरणीय रामचंद्र कंबोज जी, और यहाँ उपस्थित पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, आज पूरे प्रदेश का ओबीसी समाज के सभी प्रतिनिधि सभी 22 के जिलों से यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सामने आज यहाँ उपस्थित है, ये वो समाज है जिस तरीके से आपका ये वो समाज है जिन्होंने, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपको मुख्यमंत्री बनाने में इनका, हमारी तरफ तो कह दिया करे सिगरी, कई कह दे चूल्हा न्योंद, सारे के सारे एकजुट होकर के ये आपके साथ लगे हैं। ये वो समाज है। वैसे तो राज बनाने में सभी छत्तीस बिरादरी का सहयोग और समर्थन होता है, लेकिन ये सारे के सारे एकजुट होकर 100 के 100% जो है आपके साथ लग करके राज बनाने का काम किया है। और आज हमें खुशी इस बात की कि जो कभी सोचा करते थे, कभी धर्मशालाओं में बैठ करके, कभी बैकवर्ड की मीटिंग के अंदर बैठ करके विचार क्या करते थे, क्या कभी ओबीसी का भी राज आ सकता है। और आज वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ओबीसी का राज आज बनाने का काम किया है। और
जैसे अभी जांगड़ा जी बता रहे थे, समाज मेहनत का समाज है, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से पूर्व की सरकारों के अंदर विशेष रूप से ओबीसी समाज के साथ इसलिए भी अन्याय हुआ है क्योंकि इनके पास ना तो कोई ज़्यादा पैसा होता, ना कोई पॉलिटिकल सिफारिश होती, और इसलिए कहीं न कहीं अन्याय जो है लगातार ये समाज सहन करता रहा है। और आज सारे समाज में, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी चले जाओ, बड़ी एक खुशी का माहौल है कि आज हमारा अपना राज है और निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप लगातार जहां प्रदेश के 36 बिरादरी के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप इन दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जिनके साथ लगातार लंबे समय से अन्याय हो रहा है, उनके लिए भी निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे वो पूरे समाज की, ओबीसी समाज की मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई जाए, मैं आपका इस मंच के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा कि आपने गुड़गांव के अंदर इस बात की घोषणा करने का काम किया कि जो ओबीसी समाज है इसको केंद्र की तर्ज के ऊपर आरक्षण दिया जाएगा, और क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 से 8 लाख आपने करने का काम किया। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन जैसे अभी मदन चौहान जी भी कह रहे थे, आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी बताने का काम किया कि ठीक है कि केंद्र की तर्ज के ऊपर हमें क्रीमी लेयर का तो मिल गया कि 6 से 8 हो गया, उसके अंदर खेती की और नौकरी की जो इनकम वो नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन केंद्र के अंदर क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, और हरियाणा के अंदर वो आरक्षण जैसे आपको पता ही है कि क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर तो 11 और 16 27% है, लेकिन क्लास 1 और 2 की जब बात आती है तो 10 और 5 है, वो आरक्षण पूरा नहीं है। इसलिए आज ये ओबीसी समाज पूरी उम्मीद करता है, पूरी हमें विश्वास भी है कि हमारा जो आरक्षण है वो क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी पूरा किया जाएगा, और वो अभी हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब नहीं तो कब? जब अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? और मुझे याद भी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीछे चुनाव से लगभग 2 साल 1.5 साल पहले माननीय मनोहर लाल जी से हम मिले थे, और उन्होंने इस बात का उन्होंने कहा कि आप लोग जो बैकवर्ड के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के कोई न कोई आपकी वो सूची बनाएं कि क्या क्या समस्याएं आप लोगों की है, उस पर बैठ करके विचार करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। उसके अंदर मैं भी था, मदन जी भी थे, आप भी उसमें मेंबर थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रामचंद्र जांगड़ा जी भी थे, मंत्री थे हमारे अभय यादव जी, सीताराम यादव जी। हमने सारों ने बैठ करके एक बार तो आपके निवास पे, दिल्ली निवास पे हमने मीटिंग की थी, और डेरा गोकर्ण के अंदर की थी। एक बार मेरे निवास पे, यहाँ जो डिप्टी स्पीकर का मेरा निवास था, वहाँ पे भी हमने मीटिंग की थी, और सारे वो पॉइंट बना लिए थे हमने कि ये दिक्कत परेशानियां ओबीसी समाज की है, क्योंकि लंबे समय तक इनके साथ अन्याय होता हुआ है। और ये समाज वो समाज है, कोई ज्यादा कोई चेष्टा भी नहीं करता कि कोई किसी दूसरे का कोई अधिकार कोई मांगता हो। ये तो कहते हैं कि हमें अपना अधिकार दे दें, बस केवल वो इनका जो राइट बनता है उसकी बात केवल थी। वो इन बिटवीन जो है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते गए, आपसे मीटिंग हुई, हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेंगे, उसके बाद में आपको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। बड़ी खुशी हुई पूरे समाज के अंदर कि आज हमारा प्रदेश का अध्यक्ष जो है
वो ओबीसी समाज का है। और सारे जिलों के अंदर आपको जाने का, क्योंकि जाना ही था, नए जब बने आप तो संगठन को देखना था। और आपसे बात भी हुई थी, हिसार में भी बात हुई थी, मेरी भी बात हुई थी, और आपने कहा था कि कोई बात नहीं, सारे एक बार दौरे हो जाते हैं, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बैठ करके विचार करेंगे। और वो टाइम लेने से पहले ही मैं धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं का, कि हमारे में से जो कमेटी के जो सदस्य थे, जो समस्याओं को देख रहे थे कि क्या क्या समस्याएं हैं इस पिछड़ा वर्ग की, उनको दूर करनी है, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के उन्हीं में से मुख्यमंत्री बना दिया और आपको सीट पे आज आप विराजमान हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। आप स्वयं एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं। छत्तीस बिरादरी की क्या क्या समस्याएं हैं, ओबीसी समाज की क्या समस्याएं हैं, किसान की क्या समस्याएं हैं, व्यापारी की क्या समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं से आप अच्छी तरह से आप अवगत है, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज जिन जिन बातों पे हमने विचार किया था, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम बैठ करके वही पर्चा दोबारा उठा करके उन पे दोबारा विचार करके हम आपके साथ बैठ करके, आप अगर आदेश देंगे तो उन बातों पे फिर दोबारा से हम चर्चा कर लेंगे। ज्यादा कोई बात नहीं है। देखिए, जो ओबीसी समाज है उसमें से जो कार्य है, चाहे विश्वकर्मा कि कोई भी आप कोई बोर्ड का मेंबर बना करके, कोई उसका जो चेयरमैन बना करके उसका गठन हो जाए। जैसे अभी जांगड़ा जी ने कहा कि ओबीसी का जो हमारा कमीशन है उसको और मजबूत किया जाए। हमारे अलग अलग जो कास्ट वाइज जो काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ऐसे जो पंचायत है उनके अलग से और जो है बोर्ड कारपोरेशन बना दिए जाए, ताकि ओबीसी के लोग भी उसके ऊपर कोई चेयरमैन कोई मेंबर अगर बन जाएंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगेगा कि हमारा राज है, हमारा राज के अंदर हिस्सा है। और आपका वजन भी कम होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री जो सीएम हाउस है इसके आपने गेट खोले हुए हैं, कोई भी कभी भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप अपनी जो टीम बनाएंगे, आप जो इन लोगों में, इन जो हमारे सामने बैठे हुए लोगों में से कुछ लोगों को जब जिम्मेदारियां दे देंगे तो आपका बोझ वो हल्का करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व के अंदर जिन जिन बातों पे हमने विचार किया था, चाहे वो अलग अलग जो कारपोरेशन बना करके, चेयरमैन बना करके, मेंबर्स बना करके, ओबीसी कमीशन को और मजबूत करके उसको काम करने का काम करेंगे, वो तमाम चीजें होंगी। और ये समाज जिस तरीके से मैंने कहा, सबको पता है कि किस तरीके से पूर्व की सरकारों ने जुल्म और जातियां करने का काम किया है। विशेष रूप से जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल ही बेचारों के पास जो है ना पैसे की या जो आप कह लें पॉलिटिकल जो थी वो नहीं थी। आप लोगों ने, आपने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको हिस्सेदारी भी देने का काम किया है, उसकी सुध लेने का भी काम किया है। किस तरीके से कोई भी जब नौकरियों के रिजल्ट आते थे तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था, एक ही बात नीचे लिख देते थे कि वो मान लो 50 वैकेंसी है तो 25-30 लेकर के एक योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। दक्षता जिनके खून के अंदर है, जो हर सारे के सारे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया। मेरिट के आधार पर नौकरी दी और उसको आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। एक बात जरूर मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कि आपने जिस तरीके से आपने वायदा किया था कि शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को हम जो है नौकरी देंगे, और आपने शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया।
मुझे याद है अभी भी, मैं यहाँ से आपने साथ ही अपने मंत्रिमंडल में मुझे भी शपथ दिलाने का काम किया। और मैं जैसे ही बरवाड़ा पहुंचा, पहले तो मैं बरवाड़ा गया क्योंकि पहले नड़वा से चुनाव लड़ता रहा हूँ, इस बार आपने बरवाड़ा से आदेश दिया। जैसे ही बाजार के अंदर रेस्ट हाउस की तरफ मुड़ रहा था, मैंने कहा वर्करों का मैं वहीं मिल लूंगा। एक मेरे ख्याल से 2000 की भी कोई उसमें सब्जी नहीं थी रेडी के ऊपर, मूंग के लड्डू लिए हुए खड़ा। मुझे बड़ा हुआ कि यार 1000 रुपये कम से कम लगे होंगे मूंग के लड्डू के, 700-800 जरूर लगे होंगे, छोटा सा कोई रेडी वाला है। अरे मैंने कहा यार मैं तेरे को लड्डू खिलाता, मैं तो नड़वा से अभी आया था, आप लोगों ने मेरे को वोट दे दिए, जिता दिया, आपने क्यों पैसे खर्च किए? बोला जी जो कल रिजल्ट आया है मेरा बेटा उसके अंदर ग्राम सचिव लगा। इस तरीके की व्यवस्था। और अभी यहाँ बैठे हुए हैं जी, मैं आपको बता दूं, राजली गांव है मेरे हल्के के अंदर, राजली गांव में नाई कास्ट से जो मजदूरी का काम करता है, जो जिसको चेजी पर जाता है जी, तगारी डालता है, 3 बच्चे उसके, तीनों इंटेलिजेंट थे, गांव में ही पढ़ते थे और कोई चारा नहीं था। वो मालिया जीर, वो अजय कांत जांगड़ा जीर बैठे यहाँ पे, 3 बच्चे तीनों के तीनों इसके अंदर सिलेक्ट हुए जी। जिस जो मजदूर का बेटा है और उसके तीनों बच्चे लग गए, जिसको ठीक तरीके से गांव का सरपंच ना जानता हो, वार्ड का एमसी ना जानता हो, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, ये व्यवस्था आपने देने का काम किया है। इसके लिए पूरा ओबीसी समाज आपका आभारी है। आपसे केवल यही दोबारा मैं गुजारिश करूंगा कि जो विचार हमने बैठ करके किया था, हम सब ने बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ बैठ करके, वो जो थोड़ी बहुत कमी है वो लगातार आप पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें इस बात की चिंता नहीं है। आज हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जो कुछ चीज याद नहीं रहती वो भी आप देने का काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आप स्वयं नीचे से आए हो, आपको पता है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी कोई जो रह गई है वो भी हम चाहेंगे कि आपके साथ बैठ करके विचार करके उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज ये पूरा ओबीसी समाज आपके साथ है। और आज तो अभी तो काउंटिंग होने लग रही है, बिल्कुल ठीक है, मदन जी कह रहे थे 42% है, जांगड़ा जी उससे भी आगे बढ़ करके कह रहे थे 60% है। मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो 27% है इससे तो बहुत ज्यादा है, 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है हमारा समाज, 50% भी हो सकता है। आज तो काउंटिंग, जनगणना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला ही ले लिया कि जनगणना जातीय आधार पर होगी, तो निश्चित रूप से अब पता भी चल जाएगा, आंकड़े भी हमारे सामने आ जाएंगे सारे के सारे। एक बात और कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। ओबीसी समाज के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अन्याय हुआ है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए जो बैकलॉग रह गया है उसको भी पूरा करने का काम आप करें, ये जरूर मैं आप लोगों से आपसे निवेदन करूंगा। और वो हमारा हक है, हम ये नहीं कहते कि किसी दूसरे का हमें हक चाहिए, केवल हमारा हक है। और पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास हमें है। और आज तो हम खुद ही करने वाले, जब है नायब सैनी जी है तो हम खुद ही हैं, सारे के सारे आप सारे ही है, तो हम खुद ही करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपना हक जो है अभी मिलेगा, हमें इस बात की खुशी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार फिर से इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ बुला करके सबको मान सम्मान देने का काम किया है। और अलग अलग जयंतियाँ, जैसे अभी जांगड़ा जी बता रहे थे कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है, आपने हाल ही के अंदर जो गुरु दक्ष जयंती भिवानी के अंदर मनाने का काम किया, और मेरे ख्याल से वो मांगे भी आपने पूरी करने का काम किया जो हमने आपके सामने रखी नहीं थी। उसके लिए भी मैं पूरे समाज का तरफ से, पूरे ओबीसी समाज की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा के जन नायक श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। ओबीसी एकता, ओबीसी एकता।
बहुत ही भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे पूर्व में मेयर रहे मदन चौहान जी, सुमन सैनी जी और हमारे जवाहर सैनी जी, सतवीर वर्मा जी, देवेंद्र पांचाल जी, हमारे डीएनटी के चेयरमैन जय सिंह पाल जी और हमारे केस कला बोर्ड के चेयरमैन यशपाल सैन जी, श्रीमती निर्मला बैरागी जी, श्यामलाल जांगड़ा जी, पूर्व विधायक रामचंद्र काम्बोज जी, रामेश्वर प्रजापत जी, श्रीमती शारदा यादव जी, रमेश बोहर जी, मंच पर विराजमान ओबीसी समाज के हमारे नेतागण, आज हरियाणा के कोने कोने से ओबीसी समाज के ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं जो आज यहाँ पर आए हैं। आप एक एक व्यक्ति अपने अपने स्थान के ऊपर, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिला प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। संत कबीर कुटीर में आप पधारे हैं। वैसे तो आपका घर है, फिर भी मेरी जिम्मेवारी बनती है आप सबका मैं दिल से यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी भी बोल रहे थे और फिर हमारे रणबीर गंगवा जी कह रहे थे कि भाई इतनी संख्या है, लोग कुछ बोलते हैं भी इतनी संख्या है। जांगड़ा जी और रणबीर गंगवा जी, जितनी कुर्सियां थी मैं भी कम पड़ गई आपके सामने। इवांकलन आपने लगाना है कि हमारी संख्या कितनी है। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आप सबका आज मुझे यहां स्वागत करने का मौका मिल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव से पहले इसी स्थान के ऊपर मैंने आप लोगों को बुलाया था और मैंने एक बात कही थी, मैं कहा भाई यो टेंट ठीक लग रहा कि नहीं। कही थी ना। तो आपने कहा नहीं ये टेंट ठीक लग रहा, और आपने ये भी कहा था
ये तो हमारी संस्कृति है कि जब भगवान राम ने दूत के रूप में अंगद को भेजा था तो सभा के अंदर जाकर के अंगद ने जब पैर रखा था और ये कहा था कि अगर पैर आपने मेरा उठा लिया तो हम यहां से श्री राम को कह करके वापिस चले जाएंगे, हम संधि कर लेंगे। परंतु मैंने आप लोगों को पूछा था और आपने ये कहा था कि अंगद का पैर है। सारी दुनिया बोल रही थी, कहा हवा बदल गई। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं, बदल दी आपने हवा। हवा बदल दी आपने। आपने तो कई जगह बदल दी। और अब मैं सुन रहा था मंच पर बैठा हुआ रणवीर गंगवा जी कह रहे थे भाई तो जो मर्जी बनाए तो मैं थरी गेल हूं। चिंता लग रहा था। रणबीर गंगवा जी कह रहे थे, कहा ये बात बोल देते थे, कहा हमें कैपेबल व्यक्ति नहीं मिला और इसके कारण से ये पोस्ट हम खाली छोड़ते हैं, किसी और को देते हैं। हम भी सोच ले थे वो भाई कोई कैपेबल नहीं होगा, सोच ले थे ना। अरे ये आपका ही तो समाज का बच्चा है जिसने इस भारत को दुनिया में चमका दिया है। ये आपके समाज का बच्चा है, उस बच्चे में वही क्वालिटी है। ये पहली बार है कि दुनिया के 35 से ज्यादा देश सर्वोच्च सम्मान से जिस व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, भाइयों ये क्वालिटी आपके अंदर है। भाई आप के अंदर कहां था? हमारे पास तो डॉक्टर भी हैं जो इलाज करते हैं अच्छा, परंतु ध्यान नहीं देते थे। एवं भी सोच लेते थे भी नहीं होगा। हमारे पास प्रोफेसर भी हैं, हमारे पास डॉक्टर भी हैं, हमारे पास इंजीनियर भी हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, परंतु आज ये कहने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई ओबीसी समाज के पास या ओबीसी वर्ग के पास कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है। हमारे सारे व्यक्ति कैपेबल हैं। कैसे कह सकते हैं?
जो लोग विरोध करते थे, जिन लोगों ने विरोध किया है, ये पीढ़ियों से विरोध किया है। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, पीढ़ियों से विरोध किया है। ओबीसी को तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, ओबीसी को तो रैलियों में बुला करके अपनी हवा बनवाने का काम करते थे। भाई ऐसी हवा बनाई थी, था अभी तक नहीं पता लग रहा अभी ये कौन सी हवा बनी नहीं पता चल रहा। भाइयों, हमारे पास सारा सामान है, हमारे पास सारा सामान है। और रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो बात कही है, देखिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। पूरा का पूरा परिवार आज यहां उपस्थित है और मैंने आप लोगों को तब कहा था कि समाज के सभी लोगों को मैं 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मैं इकट्ठा बुलाऊंगा। मैंने ये बात कही थी और आज मुझे खुशी है कि आज पूरा परिवार एकजुट होकर के अपने निवास के ऊपर बैठा है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए कि जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने दी है, मोदी जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व के अंदर, उनकी देखरेख के अंदर इस पगड़ी का सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे, इसको नीचा नहीं करेंगे। इस पगड़ी के अंदर आपकी मेहनत है, इस पगड़ी के अंदर आपका पसीना है। उस मेहनत पसीने को ठीक उसको दिशा मिले और ठीक आगे बढ़े, उसके लिए हमारी पूरी टीम वो बताते रहते हैं, आप सब बताते रहते हैं, आप सबके भी सुझाव आते रहते हैं और उन्हीं सुझावों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम इसको कमी नहीं आने देंगे। मैं आप सबका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि ये पहली बार हुआ हरियाणा के अंदर कि भाई जहां ये बात बोलते थे, कहा यहां तो पानी नहीं निकलेगा, वहां पानी काट दिया था हमने, काट दिया नहीं हम तो मेहनत कस लोग हैं, हम जानते हैं हमने मेहनत करनी है। मेहनत करके तले पे भी पानी काट दिया। नहीं तो यही सोच रहे थे, कहा भाई यहां से तो ये जीत ही नहीं सकते, हमारी तो सरकार बनी पड़ी है, आपके सामने है।
ऐसा है, हमने मिलकर के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास करना है और आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाना है। मुझे अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तुरंत प्रधानमंत्री जी से पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी गाइड करते हैं। अरे ये आप ही लोगों को तो श्रेय जाता है, ये श्रेय आप लोगों को जाता है कि पहली बार हरियाणा में प्रधानमंत्री जी के ठीक समय के ऊपर लाखों की संख्या में 2 बड़े कार्यक्रम किए हैं। ये आप ही की तो ताकत है, आप लोगों की ताकत है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का नीचे लाभ पहुंच रहा है। अभी रणबीर गंगवा जी बात कर रहे थे कि भाई गरीब आदमी तो पहले जुतियां टूट जाती, बच्चा नौकरी नहीं लगाता। गरीब आदमी ने तो अंदर भी नहीं बढ़न देते, बढ़न देते है, अंदर भी नहीं घुसन देते। मेरे तो ध्यान में है क्या स्थिति बना थी, पता आप सबनों भी है। अगर किसी बच्चे का इंटरव्यू आ जाता, माँ बाप देखता था भाई कौन आदमी है जो विधायक मंत्री का और मुख्यमंत्री के खास आदमी है, उसके पास पूरे गांव को इकट्ठा करके ले जाता, अपने महल्ले को इकट्ठा करके ले जाता। बेटे का इंटरव्यू आया और बेटा लग जाए, चलो उसके पास चलते हैं। मारी गेल क्या बना थी, मैं वो सुना रहा बात, यही बना थी मारी गेल। फिर हम इकट्ठे होकर उस पर जाया कराते और यो कह देता, कहा भाई कार कर ले, कार में जाएंगे, कहा मंत्री को मिलकर आवांगे चंडीगढ़, तेरे बेटे की बात करके आवांगे। ये वो कार कर लेता, 8-10 हजार रुपये कार पर लगाते। फिर कह देता भाई कहा नाश्ता भी करवा दे, कहीं होटल पर रोक कर नाश्ता करवा देते, चाय चुए भी वहां शाही पनीर खड़ा देते रणबीर गंगवा जी कहा शाही पनीर मंगवा ले, कहा ये आपकी मजबूरी थी, आपने तो हाथ खड़े कर रखे थे जो मर्जी मंगवा ले भाई, पर मेरा छोरा लगवा दे। थी ना स्थिति, यही थी ना। और फिर दोपहर तक मंत्री की कोठी पर पहुंच जाते गड्डी लेकर, और आपने वहां कह देते, कहा आप तो बैठो बाहर, मैं तेरे छोरे की बात करके आऊं, कहा मंत्री थे अंदर का। यही थी ना स्थिति है। इब हम बाहर बैठे रहा थे, इब उस व्यक्ति का तो, क्योंकि वो तो उसका वो था चमचा दलाल, अंदर जाकर कह देता, कहा भाई मेरे छोरे ने नौकरी लगवाई दी, मैं तेरे पास आया, कहा। और थन्नू आएगा बाहर कह देता, कहा तेरे छोरे की बात होगी, कहा नौकरी लग जाएगा, कहा। ये स्थिति थी। और फिर जनते को कह देता, कहा श्याम होगी, कहा यो अंग्रेजी वाला ठेका ठेका। कहा इस पर रोक ले। गजब तो ये था, एक में तो काम नहीं चला था, कहा एक और पकड़ ले, कहा।
और उसमें भी 5-10 हजार रुपये खर्च कर देते। ये भी कह देते, कहा इतने पैसे का इंतजाम कर लिए जंदे जंदे। थी ना बात, भाई इतने पैसे का इंतजाम कर लिए। और स्थिति में बता रहा, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े आज टीवी के ऊपर बैठ करके बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। शर्म आनी चाहिए उनको। ये लोग मां बाप बताते थे, बच्चों के मां बाप बोलते थे, कहा भाई मेरी तो 5 लाख में बात हुई और 5 लाख 1 रुपया देने वाला है क्या, उसका कर देते वो रह जाता। ये भी स्थिति थी। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 2 लाख के करीब में हरियाणा प्रदेश में नौकरी लग गए हैं। एक व्यक्ति कहने वाला नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव चला, कहा भाई कांग्रेस ने कह दिया 2 लाख नौकरी देंगे। आपके सामने यहाँ पूरा चर्चा चली, सरकार बनी पड़ी या मेरे वाला भी सुपड़ा साफ लगे थे करण। नहीं मैं बता रहा, ये मेरे को पूरे प्रदेश में घूमना पड़ा था। वही रहेंगे, वही रहेंगे, वैसी ही रहेंगे। एक एक काम के ऊपर ध्यान है हम सबका। चुनाव के अंदर मैं लाडवे से चुनाव लड़ रहा था। अब सारा दिन तो बाहर कभी कहीं जाना पड़ा था। अब रात को मैं पहुंचे करूँ था अलकेमा। मेरे को एक गांव में मैं रात को 10 बजे गया तो गांव वाले जो हमारे कार्यकर्ता थे वो मेरे को अलग ले गए। वो कहने लगे जी बड़ा दुष्प्रचार हो रहा यहाँ। तो मैं क्या हो रहा? कहा यूं कह रहे, कहा सरकार तो कांग्रेस की बन रही है और इसनु वोट देकर क्या करेंगे? कहा ये तो हार रहा। कहा मैं ले गया भाई ये तो काम खराब हो रहा। बगा हाँ यदि मुख्यमंत्री बनेगा, कहा भी मुख्यमंत्री तो और बन रहा। रामखा सारी चले गए थे, बचा नहीं था कोई। ये तो आप लोग खड़े रहे, मैं तो कह रहा अंगद का पैर आयो। और मैं यही तो कह रहा, इसको नहीं पाड़ सका कोई। बधाई आपको, आपको बधाई है। एक बात और कह रहा हूं मैं, आप लोग देखिए जो दुष्प्रचार करते हैं, कई प्रकार के दुष्प्रचार विपक्ष करता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है आज कोई भी, और हमारी हर काम के ऊपर नजर है। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, देखिए हमने मिलकर के प्रदेश का विकास करना है, परंतु अगर कहीं किसी की कोई गलती मिलती है या आकर के कोई ये मुझे कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मैं कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई कर दूंगा। हम प्यार भी बहुत करते हैं, परंतु हम चाहते हैं
ये सिस्टम बदलना चाहिए। और इस सिस्टम को बदलने के लिए अरे गरीब परिवार के बेटे को इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने भाइयों आप सबके बीच में से उठा करके इस सीट के ऊपर बैठा दिया कि वो फैसला ले सके। हम ठीक फैसले लेंगे, हम जानते हैं फैसला लेने। हमें किसी को बताने की ये जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हमने हरियाणा प्रदेश को किस गति से आगे बढ़ाना है। हमारी पूरी नजर है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के आज गति से काम हो रहे हैं, बिना भेदभाव के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरे पास बच्चे आए, मेरे को कहने लगे कि सीटेट का पेपर करा दो, काफी लंबा समय हो गया। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने बुला करके बड़ी एक बैठक, मैंने डेट तय कर दी, 20 डेट तक हमने रजिस्ट्रेशन करना है। और भाइयों हमारे ही तो बच्चे हैं, सीटेट का पेपर देने आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी। 9200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। अगर हमारी बेटी पेपर देने के लिए आ रही है तो उस बेटी के साथ परिवार के एक मेंबर को भी अलाउ कर दिया है। उनको ससम्मान घर से लेकर के सेंटर तक जहां पेपर होगा और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आपकी सरकार की है, ये आपकी है। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी ना हो, ये सारी व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, 26 और 27 को 2 दिन पेपर है। किसी भी बच्चे को वहां पीने के पानी की कोई दिक्कत ना आए, छबिल्ला लगाई दियो भाई, छबिल्ले लगा दियो सेंटर्स के आगे, किसी को वहां तो कोई दिक्कत ना आए। यहां से कोई दिक्कत नहीं हमारे दे रहे, पानी की छबील लग जाए, पीने का पानी मिल जाए। वो उसके लिए हमने थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार के दुष्प्रचार भी करता रहता है। उस बात का भी हमने ध्यान करना है। विपक्ष के दुष्प्रचार को सच्चाई नहीं मानना, क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। विधानसभा के 70 हुए, विधानसभा के अंदर जो भी जिस विधायक ने शब्द कहा है उसका नाम लेकर के उसको खड़ा करके उसका उत्तर देने का काम आपके बेटे ने किया है, हर व्यक्ति का। जवाब नहीं आया, किसी के पास जवाब नहीं आया। तथ्यों से बात करते हैं। हम सरकार चला रहे हैं,
आप लोग सरकार चला रहे हैं। इस विपक्ष के दुष्प्रचार से हमने बचना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों ही, अभी कुछ दिन, मेरे ख्याल से 15 रोज पहले 7,500 बच्चों को और ज्वाइनिंग लेटर दिया, ज्वाइन कर गए आपके सामने। अभी मैं बुलाने वाला हूं उनके माँ बाप को भी, उनके माँ बाप को भी बुलाने वाला हूं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत पड़ी है। और यह भी आप आंकलन कर लियो, जो लोग कह रहे थे ना भी खाली सीटें छूट गई, मारे रणबीर गंगवा जी कह रहे थे एक भी सीट खाली नहीं छूट रही, सबसे ज्यादा ओबीसी के। अरे यार, जर्नल में भी आ रहे हैं, जर्नल में भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उस परसेंटेज को तोड़ करके टॉप के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं, टॉप में जा रहे हैं। आपके पास कौशल की कमी नहीं है, आपके पास कुशलता की भी कमी नहीं है, ये कोई और कमी थी और वो दूर कर दी आपने। वो तो दूर कर दी, मैं तो कह रहे आपने। वो आप लोगों ने दूर कर दिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, कोई भी इस प्रकार की रूमर आता है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार करता है, उस बात का जवाब भी दीजिए और उस बात को समझ करके आप उस बात का सामना भी कीजिए। नहीं तो एक बात और मैं बता रहा, मैं विधायक था नैनगढ़ से, ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि दुष्प्रचार कैसे होता है। मैं नैनगढ़ से विधायक था, फिर मंत्री बना दिया सरकार में। तो मेरे पास एक कांग्रेसी पदाधिकारी था, वो हमारे किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजता। गांव के अंदर जैसे मकान गांव से बाहर बना लेते हैं गली के ऊपर, उसने गांव से हट करके अपना मकान बाहर बना रखा था। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के अंदर जब गांव से बुगिए ट्रैक्टर निकलते हैं तो रास्ते की हालत खराब हो जा, खड्डे पड़ जा, उसमें गारा हो जा। जब वो घर से बाहर निकले करा तो कपड़े खराब हो जा, घर से अंदर जब बाहर से घर आए करा तब खराब हो जा, बच्चे स्कूल में जाए करा उनके कपड़े खराब हो जा, और बच्चे बाहर से आवा तो उनके कपड़े खराब हो जा, क्योंकि गारे के अंदर बरसात के अंदर तो स्थिति खराब हो जाती है। तो किसी न किसी को मेरे पास भेजता और मेरे को कहता कि उनको कहता कि मुख्यमंत्री जी ना मंत्री जी को कहो कि मेरा ये रास्ता बनवा दें। मेरे पास कार्यकर्ता आता, मैं बोल देता, मैं कहा हाँ जी बनवा देंगे, मैं ये बात बोल करके टाल देता। वो काफी दिन लगे रहा, कभी किसी को भेजता, कभी किसी को, मैं कहा बनवा देंगे, कोई बात नहीं, मेरे ध्यान में है। मेरे को मालूम था भी ये तो कांग्रेस का पदाधिकारी है। एक दिन मेरे पास आ गया और आकर मेरे को कहने लगा कि मंत्री जी मेरा ये रास्ता बना दो। मैं कहा बना देंगे। मैंने उसके सामने फोन उठाया, फोन उठा कर मैंने वीडियो नु कह दिया, मैं कहा वीडियो साहब ये रास्ता बना दो। एक हफ्ते में रास्ता बनकर तैयार हो गया उसके घर तक। इब जहां वो घर से निकलता था गारा पैरों को लगता था, कपड़े खराब होते थे, आज वो घर से निकलता है सुक्के से, पैरों का गारा नहीं लगता, सुक्के से जा रहा, सुक्के से घर में वापिस आ रहा। और सड़क के ऊपर खड़ा होकर कह रहा शाम नू, कहा या सरकार कोई काम नहीं कर रही। कहा कैसा दुष्प्रचार करते हैं। कहा या सरकार कोई काम नहीं कर रही। कहा भाई तेरी गली बन गई है, ता गारे वालू जाता, तेरा गारा दूर कर दिया,
कर दिया ना कर, और भी कर दो कांग्रेसियों का गारा दूर कई जगह दूर कर इस प्रकार का ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। हमने समझना है इन बातों को और इसका जवाब ठीक देना है। अरे आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। परंतु मैंने ये भी कहा है भी किसी के साथ कोई गलत भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कोई गलत। अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसको सजा मिलेगी। हमने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मारे तो ये सारे बूढ़े आदमी हैं, काम में विश्वास रखते हैं, पूरी कर देंगे और पूरी कर भी रखी है। एक एक का जवाब लेता हूं। अभी भी आपके बीच में आने से पहले गरीबों के लिए सुनांगे मैंने कह रखा, कोई काम है मेरे को आगे बता दिए। मैं क्या कह रहा, कोई अगर नहीं सुनागा मेरे को आगे बता दिए, देखिए किस तरह पूछेगा आपने। मैं तो बात सुन रहा, मैंने कहा, मैंने ये भी कह रखा है कि अगर मेरे पास कोई दूसरे बरी चक्कर मारता है, देखिए कई काम ऐसे होते हैं वो होने वाले नहीं होते, इसको भी हमें समझना होगा। और उसके बारे में मैं बता देता हूं भी भाई ये काम नहीं होने वाला है, इसमें ये दिक्कत है, कोई कोर्ट की दिक्कत होती है, कोई परिवार की दिक्कत होती है। कहीं तो इस प्रकार के व्यक्ति आ जा, कहा जी मेरा परिवार के साथ, भाई के साथ झगड़ा है। मैं कहा यार मन ने क्यों बढ़ रहा था इसमें तो परिवार का बड़ा ठीक कर ले, मेरे को ना बाढ़ मखा इसमें। किसी का पर्सनल अपना झगड़ा होता है, परंतु मैंने ये अधिकारियों को बोल रखा है कि अगर 2 बार किसी ने चक्कर मार दिया तो आपको चक्कर मारना पड़ेगा, फिर हमारे व्यक्ति को चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। हमने सुधार करना है और इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। ये लोगों के प्रति जवाबदेही सरकार है, लोगों के जो सुझाव हैं उनके ऊपर चलने वाली ये सरकार है। मैं तो बोलिया, मैं कहा भाई ये वोट जिनने दिया उन्होंने दिया वोट, मैं कभी यूं समझ रहा हूं भी हमने बनवाई दी सरकार। मैं कहा इस गलतफहमी मन रही हो, हमने पता मैं कहा किन्ने बढ़ाई है या बिल्कुल। फिर और मैं यही बात कह रहा था, अभी सारा ठीक हो जाएगा। अभी तो हम इलेक्शन मोड में थे, क्योंकि पहले अपना विधानसभा का चुनाव था, फिर दिल्ली का, फिर ये स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए। अभी मैं तो 2-3 महीने से ही फ्री हुआ हूँ और अब दबाव भी रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ आ जाए, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बाहर जाना पड़ता है, यहाँ भी समय देना पड़ता है। फिर लोग मिलने वाले भी आते हैं, चाहे मैं सवेरे 8 बजे मिलूँ या रात के 12 बजे मिलूँ, तो मैं अवश्य मिल करके तब फिर मैं अगला काम करता हूँ। अगर 12 बजे भी मैं लास्ट बार मिल रहा हूँ तो तब भी मुझे 2 बजते हैं, और सवेर को आपके सामने या फिर किस टाइम में मिलता हूँ, सवेरे फिर मिलता हूँ। और ये नहीं है कि एक दिन का काम है, ये मल्टीपल काम है, हर रोज का काम है। तो आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो बातें रणबीर गंगवा जी, मदन चौहान जी और रामचंद्र जांगड़ा जी ने कही हैं, और जो सुमन ने भी कही है पहले पूरा साथ हूं मैं।
आप तो मालिक हैं साहब, आप लोग मालिक हैं। समझ में नहीं आई मेरे। ला। अच्छा अच्छा, ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक मिनट, समय आने दे। ये समय का चक्कर चल रहा है ना, ठीक समय के ऊपर हो जाएगा। इसकी चर्चा क्योंकि बहुत सारी लीगल भी देखना पड़ता है, कोई और भी देखना पड़ता है, सारी की सारी चर्चा करके भाई, अभी रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे, फिर रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी कहा अभी 60% है, अपना रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे भी 50% है, हमारे मदन चौहान कह रहे थे 42% है। ये तो इब्जा हम उसी दिन तय करेंगे भी कितने परसेंट है। ये डेट बताएंगे आपको। जी रंबा साहब कुछ कह रहे हैं, 60% कह रहे रंबा साहब। जी कर देंगे, आपकी भावना के साथ हूं, इसको एक सिस्टम से करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में, कल मैं जुलाना में था, जुलाना के अंदर पंचायत वाला क्या, ये चेक करा लूंगा मैं, चेक करा के कर देंगे। कई चीजें हैं देख करके, सारा मिलेगा, सारा मिलेगा, सारा मिलेगा मखा, बिल्कुल मिलेगा। क्या करना है बताओ मेरे को। अच्छा, जितना नहीं, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट। जो हमने उसके ऊपर बहुत बड़ी वर्किंग कर रखी है, और अभी रणबीर गंगवा जी ने भी कहा है कि उसको एक बार बैठ करके चर्चा करके और आप लोगों को बताएंगे, एक सिस्टम से चले। आज आप लोगों को मैंने, क्योंकि धन्यवाद आप लोगों का करना था, आप लोग मालिक हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने वो पसीना बहाया है, और पसीना बहा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार आपने सरकार बनाई है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि काम की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जो भी आप ध्यान में लगाएंगे वो काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी के लिए हमने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की हुई है। तो पहले मातृशक्ति हमारी बहनें जो हैं भोजन करेंगी। सभी थोड़ा संयम रखेंगे।